माय नेम इज अखिल उपाध्याय एंड दिस इज योर चैनल फिलोसफी ऑफ फिजिक्स। बच्चों, इसमें हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। डायपोल की डिफिनीशन देखी, डायपोल होता क्या है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ऑन द एक्सियल पोजीशन एंड ऑन द इक्वेटोरियल और बाइसेक्टर पोजीशन ऑफ द डायपोल। उसका रेशियो भी हमने निकाला, उसका डेरिवेशन किया, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी क्या होता है, यूजफुल होता है। आपको आता ही रहता है, डेरिवेशन पूछता है बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। और नीट जे भी बहुत सारे क्वेश्चन उससे बनते हैं आपके, ठीक है। और उसी का टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, इसी का हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और डेरिवेशन भी करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं बच्चों। अच्छा, ये बच्चों पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, डायपोल बनाते हैं। डायपोल का डायरेक्शन किधर होता है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायपोल का डायरेक्शन हो जाएगा। अब बताइए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर कितना फोर्स लगता है, Q into E, और पॉजिटिव पे कितना फोर्स लगता है, और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगेगा, Q into E। और नेगेटिव चार्ज पे उतना ही फोर्स लगता है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये क्या होगा, ये भी Q into E हो जाएगा। दो फोर्सेस लग रहे हैं, और ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, और इनका क्या है, लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। अब पूछा जाए आपको टोटल एफ नेट ऑन द सिस्टम, एफ नेट ऑन द सिस्टम, पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कितना लग रहा है बच्चों, नेट फोर्स 0 है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम अगर इसको कंसीडर कर लिया जाए तो ये फोर्स लगा रहा है Q into E इधर, ये फोर्स लगा रहा है Q into E इधर, तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ये क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, टू इक्वल एंड opposite forces don't have same line of action, दोनों के पास है क्या है, सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं है बच्चों। तो क्या करेंगे, दे ट्राई टू रोटेट, उसमें क्या आता है, रोटेशन आ जाता है, ट्राई टू रोटेट अबाउट द सेंटर ऑफ मास। ये क्या करेंगे, देन they try to rotate about the center of mass, जो भी इसका मास होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करते हैं, रोटेट करने की कोशिश करने लगते हैं। जब टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं बच्चों, टू फोर्सेस इक्वल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। दोनों क्या करते हैं, वो रोटेशन करने की कोशिश करने वाले हैं, इसको क्या करेंगे, रोटेट कराने की कोशिश करेंगे। रोटेट कराएंगे तो उसमें क्या होगा, टॉर्क जनरेट हो जाएगा। टॉर्क अभी देखेंगे क्या होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या आएगा, टॉर्क आएगा बच्चों, क्या होगा, टॉर्क जनरेट होगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस from axis of rotation। डिस्टेंस ये किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस d जो होता है किसके किसके बीच में होता है, ये फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये फोर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके होता है, फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में, एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में होता है। फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो, और फोर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, टॉर्क आ जाता है। चलिए देखते हैं इसमें टॉर्क कैसे बनेगा। मान लीजिए बच्चों ये एंगल थीटा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, डायपोल ऐसे हो गया, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये L है तो ये क्या हो जाएगा, L sin थीटा, L cos थीटा इधर जाएगा, L sin थीटा हो गया इधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये भी मान लेते हैं कितना आ जाएगा, ये अगर थीटा है तो ये भी यहाँ थीटा है, डिस्टेंस L है, ये L cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, L sin थीटा। समझ में आ रहा है आपको, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ,
ये ऐसे बता दूंगा, ये अगर l है, ये थीटा है, तो ये डिस्टेंस हो जाती है l cos थीटा, और ये वाली डिस्टेंस हो जाती है l sin थीटा। सेम यही केस है यहाँ, l sin थीटा हो गया, l sin थीटा हो गया। अब फोर्स, अब इसमें कितने फोर्स लग रहे हैं? दो फोर्स लग रहे हैं। दोनों क्या करेंगे? रोटेशन कराने की कोशिश करेंगे, टॉर्क लगाएंगे, टॉर्क की वैल्यू लिख लेते हैं। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क को लिखते हैं टाउ, टाउ इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कुछ और रोटेशन करेगा, ये रोटेशन करेगा, तो टाउ 1 का वेक्टर सम प्लस टाउ 2 का क्या करेंगे? वेक्टर सम ले लेंगे। इसका टाउ 1 हो जाएगा, ये टाउ 1 और इसके कारण में टॉर्क मिलेगा, टाउ 2, दोनों को क्या लेंगे? वेक्टर सम लेंगे, क्योंकि टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसकी कितना जाएगा? q1 में कितना आएगा? q फोर्स कितना लगेगा? q इनटू l, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? l sin थीटा। ठीक है बच्चों, और इसमें भी देख लेते हैं। और दोनों क्या करेंगे? क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला क्या करेगा? क्लॉकवाइज रोटेशन कराने की कोशिश करेगा, तो दोनों क्लॉकवाइज होंगे तो दोनों क्या करेंगे? ऐड अप हो जाएंगे। क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, क्या करेंगे बच्चों? क्लॉकवाइज दोनों रोटेट कराएंगे, तो दोनों का टॉर्क क्या होगा? ऐड अप हो जाएगा। अगर एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज कराता है तो क्या होता है? एक का ऐड होता है, दूसरे का क्या होता है? सब्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन दोनों क्या कराते हैं? सेम ही डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों क्लॉकवाइज करा रहे हैं, तो दोनों का क्या होगा? सम हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये q इनटू l हो गया, और ये क्या होगा? इसका भी कितना फोर्स है? q इनटू e, डिस्टेंस कितना आ गया बच्चों? l sin थीटा, ये कितना हो गया? 2q e l sin थीटा, 2 टाइम्स हो गया। अब इसी को रीअरेंज कर देते हैं, मतलब q इनटू 2l इनटू sin थीटा इनटू e sin थीटा। ये हो जाएगा, ये बच्चों क्या होता है? ये जाना पहचाना टर्म लगा है, इसको क्या बोलते हैं? डायपोल। p इनटू pl, ये हो जाएगा p e sin थीटा। अब बच्चों p e sin थीटा को क्या लिख सकते हैं? p क्रॉस e लिखते हैं, क्रॉस लगाते हैं तो क्या आता है? sin थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया? p क्रॉस e, क्रॉस लगाते हैं तो sin थीटा आता है, तो टॉर्क हमारा क्या होगा? 3 को p क्रॉस e हो गया। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसमें क्या आ गया? थीटा इज एंगल बिटवीन p and e, थीटा इज द एंगल बिटवीन p and e, दोनों के बीच में क्या होता है? थीटा होता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन p and e। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए बच्चों, वीडियो को पॉज करके। चलिए बच्चे, अब इसमें कुछ केस बनाते हैं। हमारा क्या आ गया? क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा तो टॉर्क का क्या होगा? क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। टाउ इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? हमारा फार्मूला टाउ इज इक्वल टू आ गया p क्रॉस e, टाउ इज इक्वल टू कितना आ गया? p क्रॉस e आ गया। ठीक है, चलिए बच्चों अब केस बनाते हैं, केस 1। इसमें क्या हो? इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो टाउ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? टॉर्क इज इक्वल टू p e sin थीटा। sin 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? sin 0 की वैल्यू हो जाती है 0, यानी टोटल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। टॉर्क यानी इससे लगेगा ही नहीं, टॉर्क इससे क्या होगा? नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा केस देख लेते हैं। अगर थीटा क्या करें? हमने क्या किया? थीटा को क्या कर दिया? 180 कर दिया। टॉर्क को क्या करेंगे? थीटा को 0 डिग्री रखिए या 180 डिग्री रखिए, दोनों की वैल्यू क्या होगी? दोनों के सेम आएगी। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। दूसरा केस लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और 270 डिग्री। 270 डिग्री क्या हो जाएगा? टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा p e sin थीटा, p e sin थीटा। p की वैल्यू कितनी है बच्चे? हम लोग देखिए sin थीटा, sin 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम, यानी टॉर्क क्या हो जाएगा? टॉर्क हो जाएगा मैक्सिमम। कितनी वैल्यू आएगी इसकी? p e हो जाएगा। टॉर्क क्या हो जाएगा? मैक्सिमम होगा, इसकी वैल्यू p e हो जाएगी।
अब देखिए इस वाले चीज का डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया। अब इसमें टॉर्क का डायरेक्शन क्या रखते हैं, नेगेटिव चार्ज यहाँ रख दिया, हमने यहाँ पर क्या रखा, पॉजिटिव चार्ज रख दिया। तो इसमें टॉर्क का फोर्स किधर लगेगा, इस वाले फोर्स लगेगा Q * E बाहर की तरफ, इस वाले फोर्स लगेगा Q * E नीचे की तरफ। F नेट कितना हो जाएगा, F नेट तो 0 होगा। लेकिन डायरेक्शन ऑफ डायपोल, डायपोल क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है। डायरेक्शन ऑफ डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो उस पे क्या लगेगा, टॉर्क 0 लग जाएगा। टॉर्क क्या हो जाएगा बच्चों, 0। इस फोर्स को बोलेंगे बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें रोटेट करने की संभावना नहीं है, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस केस इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। इधर पे कहते हैं बच्चों, मान लीजिए आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और आपका डायपोल किधर हो गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इधर P हो गया। इससे फोर्स कितना लगेगा, Q * E इस डायरेक्शन में लगेगा, इधर क्या लगेगा, Q * E इस पे लगेगा। डायपोल का डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यानी डायपोल इधर हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किधर हो गया, इधर हो गया। अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो इस पे क्या लग रहा है, F नेट तो हमेशा 0 होगा। लेकिन टॉर्क क्या है, टॉर्क है आपका मैक्सिमम। टॉर्क मैक्सिमम है तो ये केस आपका क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, टॉर्क क्या होगा, 0 हो गया। इसमें भी टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। लेकिन इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों के बीच में क्या होगा, 180 डिग्री का डायरेक्शन हो गया। तो इसमें क्या, इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इसलिए बोल रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राई टू अलाइन द इलेक्ट्रिक डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नोट करके लिखेंगे, नोट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राई टू अलाइन इलेक्ट्रिक डायपोल in the direction of electric field, in the direction of electric field, electric field क्या करेगा, always try to align the electric dipole in the direction of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही क्या करेगा, इसको अलाइन करने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रिक डायपोल क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही क्या करता है, अलाइन करने की कोशिश करता है। तो इसको क्या करना है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। कब स्टेबल होगा, जब दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जब तक सेम डायरेक्शन नहीं होगा, पैरेलल नहीं होंगे, तब तक क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल को अपनी सेम डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा। इसीलिए वो क्या होता है, ये वाला केस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया और इससे पहले वाला केस क्या था, स्टेबल इक्विलिब्रियम था। तीसरा केस देखिए, तीसरे केस भी आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला है। मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। यहाँ पे हमने डायपोल बना दिया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना दिया, यहाँ नेगेटिव चार्ज बना दिया। इस पे फोर्स किधर लगेगा, Q * E इधर। इस पे फोर्स किधर लगेगा, Q * E इधर। डायपोल का डायरेक्शन किधर होगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, इधर डायरेक्शन होगा Q का। और बताइए इसके और इसके बीच में कुछ एंगल होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल का डायरेक्शन जब तक सेम नहीं होगा, ये क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल
इक्विलिब्रियम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल को अपने डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता रहेगा। कब तक करेगा? जब तक कि दोनों सेम डायरेक्शन में ना हो जाए। ठीक है, चलिए अच्छा इसके अब क्वेश्चन कर लेते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब बच्चे मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें कोई रॉड रखा है। इसमें क्या रखा है? दो चार्ज लग रहे हैं, डायपोल बना रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, उसका चार्ज है q, मास है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, उसका भी मास है m। ठीक है, और ये कितने डिग्री पे अलाइन है? ये अलाइन है आपका 30 डिग्री पे। कितने डिग्री पे अलाइन है? 30 डिग्री पे अलाइन है। और ये डिस्टेंस है इसके सेंटर, यहाँ पे सेंटर है, सेंटर से डिस्टेंस है l, और इधर भी सेंटर से डिस्टेंस है l। दोनों से सेंटर पे डिस्टेंस क्या है? l है। अब ये क्या है? क्वेश्चन है, just at the moment dipole is released, find angular acceleration of the dipole. Find angular acceleration alpha of the dipole. Find the angular acceleration alpha of the dipole. आपको बताना है एंगुलर एक्सीलरेशन कितना होगा डायपोल का। ठीक है बच्चों, और देखिए डायपोल का डायरेक्शन किधर होता है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन। फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए बच्चों, और आंसर बताइए इसका। आराम से टॉपिक करेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं। अब बताइए बच्चों, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू हमने अभी पढ़ा है P क्रॉस E। क्या होता है? P क्रॉस E। ये क्या होता है? P E sin थीटा। P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? P की वैल्यू हो जाएगी Q into 2L। Q into कितना हो जाएगा? 2L। E की वैल्यू हो जाएगी E into sin 30। sin कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। sin 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2। इसको लिख देना हमने 1/2। 1/2 से कट जाएगा कितना आ जाएगा? QL into E आ जाएगा। QL into क्या हो जाएगा? E आ जाएगा। और देखिए बच्चों, टॉर्क का रोटेशन आपने 11th चैप्टर में पढ़ा है। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू एक और फार्मूला होता है I into अल्फा। टॉर्क का फार्मूला एक और होता है I into अल्फा। I क्या होती है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I क्या होती है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन। अल्फा क्या होता है बेटा? एंगुलर एक्सीलरेशन होता है। ये फार्मूला नोट कर लीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर डॉट 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 ऐसे। और ये डिस्टेंस r1 r2 कहाँ से लेते हैं? जहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन से, सेंटर ऑफ मास से लेते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट को पे होगा। I क्या होगा? वो पार्टिकल है m into r1 स्क्वायर, m into l स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दूसरा भी m into l स्क्वायर, यानी 2m l स्क्वायर हो जाएगा। 2m l स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों मैं इसको रख कर दे रहा हूँ। वैल्यू पुट करते हैं, पुट कर देते हैं वैल्यू। क्या है आंसर बताइए? चलिए यहाँ पुट करते हैं। अभी हमारा I की वैल्यू आ गई अल्फा। अभी Q कितना आता है? QL into P आया था। टॉर्क इज इक्वल टू
आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2ml² इनटू अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, एल से एल कट जाएगा, ये आ जाएगा QE/2m इनटू एल। यही आएगा बच्चों, यही हमारा आ जाएगा अल्फा। ये आ जाएगा हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन। कितना आएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। चलिए देखिए, बच्चों वही फिर से आपका क्वेश्चन है। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, कितना है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों। अब इसने एक डाइपोल दे दिया है, इसने कैसा दिया है, एक डाइपोल दे दिया है। डाइपोल कैसा है, इसको भी बना देते हैं। डाइपोल क्या होता है, डाइपोल ऐसा कुछ हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक नेगेटिव चार्ज हो गया, इसका सेंटर हो गया, इसकी लेंथ एल हो गई और इसकी भी सेंटर क्या हो गया, लेंथ एल हो गई। ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक, ये चार्ज क्यू है, इसका मास भी एम है, ये वाला चार्ज भी क्यू है, इसका भी मास एम है। अब आपको क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, इफ वी डिस्प्लेस डाइपोल, इफ यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इफ वी displace dipole slightly from stable equilibrium position, it will oscillate with small frequency। क्या होगा बच्चे, it will oscillate with small frequency। ये स्मॉल फ्रीक्वेंसी से क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा बच्चों, क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो उसी का आपको फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम period of the oscillation, find the time period of the oscillation का टाइम पीरियड आपको बताना है बच्चे। ठीक है बच्चे, चलिए ये आपका डायपोल है। ये डायपोल का डायरेक्शन किधर होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी डायपोल का डायरेक्शन ये है। ये पहले रखा हुआ था ऐसे, पहले कैसा रखा हुआ था, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था। इसको हमने थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस किया, इस पोजीशन पे लाया। आपको बताना है ऑसिलेट क्या करेगा, ऑसिलेट करने लगेगा। डाइपोल क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑसिलेट करने लगेगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको टाइम पीरियड बताना है। क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम पीरियड बताना है बच्चों। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए। चलिए बेटा देखते हैं क्या होता है। अब देखिए बच्चे, टॉर्क इसमें क्या लगेगा, टॉर्क का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है। टॉर्क इज इक्वल टू होता है P क्रॉस E, यानी PE sin थीटा, PE sin थीटा। अब हमने थीटा को क्या किया है, वेरी स्मॉल रखा है बच्चों, स्लाइटली डिस्प्लेस करके इसको छोड़ा है। तो sin थीटा क्या होगा, if theta is very small, if theta is very small, बहुत ही स्मॉल है बच्चों, तो sin थीटा को अप्रॉक्सीमेट क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, रीस्टोरिंग टॉर्क है। कैसा टॉर्क लगेगा, रीस्टोरिंग, इसको लिख लेते हैं पहले, ये हमारा हो जाएगा PE थीटा। ये कैसा टॉर्क है, दिस इज रीस्टोरिंग टॉर्क होगा ना बच्चे, दिस इज restoring torque, this is
रीस्टोरिंग टॉर्क हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, पी ई माइनस थीटा। माइनस थीटा क्यों लगा, क्योंकि ये रीस्टोरिंग टॉर्क होता है। क्या होता है, रीस्टोरिंग टॉर्क होता है। और टॉर्क इज इक्वल टू होता है बच्चों आई इंटू अल्फा, भी हमने पढ़ा है, आई इंटू अल्फा पी इंटू माइनस थीटा। अल्फा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू थीटा। आप क्या होगी, ओमेगा इंटू थीटा। एसएचओ पढ़ा हुआ बच्चों, तो क्या होता है अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा का फार्मूला होता है माइनस ओमेगा इंटू थीटा। थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैं लिख दे रहा हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। और ओमेगा क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले रख दीजिए आई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। ये हो गया, ये क्या होगा, पी ई माइनस थीटा। माइनस से माइनस कट जाएगा, थीटा से थीटा कट जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पी ई बटे आई। पी ई बटे आई, तो यहाँ से ओमेगा कितना आ जाएगा, अंडर रूट पी ई अपॉन आई। अंडर रूट पी ई अपॉन आई हो जाएगा, अंडर रूट पी ई अपॉन आई हो जाएगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा। टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। तो कितना हो जाएगा, 2 पाई ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट पी बाई आई। कितना हो जाएगा, रूट पी बाई आई। ये हो जाएगा, इसको लिखना जानते हैं लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट में आई अपॉन पी। ये क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। ये क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं बच्चों, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, गॉस लॉ। नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, गॉस लॉ। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा मुझे गॉस लॉ पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं एरिया वेक्टर। गॉस लॉ पढ़ने से पहले, क्योंकि गॉस लॉ में आपका एरिया वेक्टर का यूज आएगा। जब तक आपको एरिया वेक्टर नहीं समझ में आएगा, आपको गॉस लॉ अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एरिया वेक्टर समझेंगे कि एरिया वेक्टर होता क्या है, कैसे इसको निकालते हैं, 2D ऑब्जेक्ट पे कैसे निकालेंगे, ओपन सरफेस में कैसे निकालेंगे, 3D ऑब्जेक्ट में कैसे निकालेंगे, क्लोज सरफेस इसको बोलते हैं, उस पर कैसे निकालेंगे एरिया वेक्टर, उसी की बात करते हैं। पहले देखिए एरिया वेक्टर, हेडिंग डालेंगे एरिया वेक्टर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ। एरिया वेक्टर क्या होता है, देखिए बच्चों ये होता है तो डायरेक्शन ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये होता क्या है, डायरेक्शन ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसी को बोलते हैं एरिया वेक्टर। ये होता है डायरेक्शन ऑफ एरिया। दोनों देखो एरिया लगा है, वेक्टर लगा है, यानी एरिया को आपको वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करना है। तो डायरेक्शन ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मान लीजिए बच्चों ये कोई एक्स वाई प्लेन क्या है, ये आपका एक्स है और वाई है, और इसमें कोई आपको कोऑर्डिनेट दे दिया है, ये बना दिया ए बी सी डी। इसमें ए इसकी क्या है, ये स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया कितना है, एरिया आपका हो जाएगा इसका कितना, ए का स्क्वायर, एक साइड का स्क्वायर तो ए का स्क्वायर। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन यहाँ तो इसके डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर टू द सरफेस जाने के लिए तो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा, यहाँ तो परपेंडिकुलर इस एरिया के अंदर की तरफ होगा। बच्चों ध्यान से समझना एरिया वेक्टर होता क्या है। ये तो पूरा एरिया निकाल लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा एरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरा एरिया हो गया। अब इस एरिया के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है। एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया के परपेंडिकुलर ऑफ द सरफेस होता है। या तो बाहर की तरफ होगा ऐसे परपेंडिकुलर, यानी जेड एक्सिस में पॉजिटिव चला जाएगा, या तो अंदर की तरफ होगा माइनस जेड एक्सिस में जाएगा। ठीक है,
तो एरिया तो लगा लिया उसमें जेड एक्सिस, या तो के कैप लगा लो या माइनस और ए स्क्वायर माइनस के कैप, यही इसका डायरेक्शन होगा। इसी को बोलते हैं एरिया वेक्टर, दैट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। ओपन सरफेस में दोनों चल जाएगा। तो फॉर ओपन सरफेस, फॉर ओपन सरफेस both direction can be taken, ओपन सरफेस है तो दोनों डायरेक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, या तो बाहर की तरफ ले लीजिए या तो अंदर की तरफ। पहले इसका एरिया निकाल लीजिए, एरिया के बाहर हो जाएगा तो प्लस के कैप, और एरिया के अंदर रहेगा तो माइनस के कैप हो जाएगा। ठीक है, एरिया के बाहर रहेगा तो प्लस के कैप और एरिया के अंदर रहेगा तो माइनस के कैप हो जाएगा। फॉर ओपन सरफेस बोथ डायरेक्शन कैन बी टेकन। ठीक है, चलो इस पे थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका और भी एरिया वेक्टर का कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं बच्चों। मान लीजिए एक है आपका एक्स वाई और जेड एक्सिस तीनों दिया हुआ है, ये पहला समझने के लिए था। दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए आपका एक्स, ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड। अब आपको दिया है एरिया दे दिया है इसमें वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन में ये दे दिया है बी और ये दे दिया है बी। अब आपको उसको बताना एरिया वेक्टर क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर बताना है। एरिया वेक्टर क्या होगा बच्चों, ये एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा, ये क्या होगा, एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा एरिया होगा। अब इसी के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर कौन से प्लेन में है, एक्स और जेड प्लेन में, तो या तो पॉजिटिव वाई एरिया वेक्टर जाएगा या तो नेगेटिव वाई जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्लस जे कैप और एल इंटू बी माइनस जे कैप, यही हो जाएगा हमारा बच्चों एरिया वेक्टर। तो अभी हमने बताया फॉर ओपन सरफेस बोथ डायरेक्शन कैन बी टेकन। अगर सरफेस आपका बच्चों ओपन है तो दोनों डायरेक्शन ले सकते हैं, या तो आप प्लस वाला लीजिए या तो माइनस वाला लीजिए, दोनों में से कोई ले लीजिए। ओपन सरफेस के लिए क्या करेगा, दोनों एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो सकता है। ओपन सरफेस के लिए दोनों डायरेक्शन आप ले सकते हैं, या तो प्लस वाला ले लीजिए या माइनस वाला ले लीजिए। बट इसके बाद अभी करेंगे 3D फिगर क्लोज सरफेस में, उसमें आपको लेना पड़ेगा हमेशा आउटवर्ड, बाहर की तरफ लेना पड़ेगा। एरिया के परपेंडिकुलर रहेगा और बाहर की तरफ निकला होना चाहिए, अंदर की तरफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसके लिए। चलिए अब आते हैं 3D फिगर के लिए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।